हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में जानने की उत्सुकता हर किसी पर्सन के अंदर रहती है। हम आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो है ग्रे मार्केट के बारे में, कि ग्रे मार्केट क्या होती है और ग्रे मार्केट किस तरीके से वर्क करती है। क्योंकि हमने आईपीओ जब भी किसी भी शेयर का आता है तो हमने आईपीओ के केस में ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में तो बहुत सुना है, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि ग्रे मार्केट वर्क किस तरीके से करती है, ग्रे मार्केट में आईपीओ के शेयर्स ट्रेड किस तरीके से होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि ग्रे मार्केट क्या होती है और ग्रे मार्केट के अंदर ट्रेडिंग जो होती है आईपीओ शेयर्स की वो किस तरीके से होती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हमें मार्केट के बारे में समझने की जरूरत है कि मार्केट कितने तरीके की होती है। तो देखो, मार्केट जो होती है वो तीन तरीके की होती है। पहली मार्केट जो होती है वो होती है व्हाइट मार्केट। व्हाइट मार्केट बेसिकली हमारी वो मार्केट होती है जो कि रेगुलराइज्ड होती है, जिसपे रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं, जिसको कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, जैसे कि एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो ऐसी मार्केट है, ये दो ऐसे मार्केट प्लेसेस हैं जो कि कंप्लीटली रेगुलराइज्ड है। इनके ऊपर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं और इनको कंट्रोल करने की एक रेगुलेटरी बॉडी भी है, जिसको कि हम सेबी कहते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो बेसिकली जो मार्केट कंप्लीटली रेगुलराइज्ड होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसमें अप्लाई होते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, उसको हम कहते हैं व्हाइट मार्केट। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है हमारी ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केट कंप्लीटली अपोजिट होती है व्हाइट मार्केट के, क्योंकि ब्लैक मार्केट हमारी वो मार्केट होती है जिसमें हर तरीके के इलीगल काम किए जाते हैं, जिसके ऊपर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होते। इसमें आप चाहो तो मनी लॉन्ड्रिंग को इंक्लूड कर सकते हो, स्मगलिंग को इंक्लूड कर सकते हो, और भी जितने भी तरीके के इलीगल काम होते हैं वो सभी हमारे ब्लैक मार्केट में आते हैं। अब तीसरे नंबर पर आती है ग्रे मार्केट, जिसके बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ग्रे मार्केट बेसिकली इन दोनों मार्केट, व्हाइट मार्केट और ब्लैक मार्केट, दोनों मार्केट का कॉम्बिनेशन होती है। वो कैसे? तो ग्रे मार्केट बेसिकली हमारी वो मार्केट हो जाती है जो कि कंप्लीटली रेगुलराइज नहीं होती, जिसको कंट्रोल करने के लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं होती, जिसमें कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई नहीं होते, लेकिन फिर भी ये इलीगल मार्केट नहीं होती। बेसिकली ग्रे मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें जो काम किया जाता है वो इलीगल नहीं होता, लेकिन उसके ऊपर किसी का कंट्रोल भी नहीं होता, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी भी नहीं होती, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते इस मार्केट में। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं ग्रे मार्केट, क्योंकि ये व्हाइट और ब्लैक दोनों तरीके की मार्केट का कॉम्बिनेशन है। इन दोनों तरीके की मार्केट को मिला के ग्रे मार्केट बनती है, इसलिए हम इसको ग्रे मार्केट बोलते हैं। अब ग्रे मार्केट वर्क किस तरीके से करती है, ग्रे मार्केट काम किस तरीके से करती है, उसके बारे में बात करने से पहले हम समझते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है। क्योंकि जब भी किसी भी कंपनी का आईपीओ आता है तो हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम बेसिकली वो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है इशू प्राइस के ऊपर, जो कि एक बायर एक सेलर को ग्रे मार्केट के अंदर पे करने के लिए रेडी होता है आईपीओ शेयर को परचेज करने के लिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल XYZ कोई कंपनी है जिसका आईपीओ आने वाला है, और उसका इशू प्राइस जो फिक्स किया गया है कंपनी के जरिए वो 300 रुपए पर शेयर का प्राइस फिक्स किया गया है। अब ग्रे मार्केट के अंदर इस आईपीओ की बहुत डिमांड है। तो मान लो कोई पर्सन ए है जिसको कि इस कंपनी के आईपीओ के शेयर को खरीदना है, और मान लो एक पर्सन बी है जिसको कि बेचना है। अब ग्रे मार्केट में क्योंकि इस कंपनी के शेयर की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो जो सेलर है बी, उसने 300 रुपए के ऊपर 100 रुपए का प्रॉफिट अपना बनाते हुए 400 रुपए का प्राइस मांगा ए से, कि अगर तुम्हें इसको खरीदना है तो तुम्हें इसको 300 पे नहीं 400 रुपए पे खरीदना पड़ेगा मुझसे, मैं 400 रुपए पे इसको बेचूंगा, क्योंकि इस आईपीओ के शेयर की जो डिमांड है ग्रे मार्केट में वो ज्यादा है। अब जो ए पर्सन है वो इसको खरीदने के लिए तैयार हो जाता है 400 के प्राइस, मतलब कि 100 रुपए एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये चीज लग रही होगी कि मार्केट में जब ये शेयर लिस्ट होगा तो ये 400 रुपए के भी ऊपर लिस्ट होगा, तो मैं फायदे में रहूंगा। तो ए पर्सन जो है वो बी पर्सन से XYZ कंपनी के आईपीओ का शेयर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है 400 रुपए के प्राइस पे। अब एक्चुअली में इशू प्राइस जो था वो 300 रुपए था, और जो उसने खरीदा है, ए ने बी से जो शेयर खरीदे हैं वो खरीदे हैं 400 पे, यानी कि 100 रुपए एक्स्ट्रा पे। तो ये जो 100 रुपए का एक्स्ट्रा अमाउंट हुआ, इसको ही हम कहते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम। अब ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम होती है, ये ग्रे मार्केट प्रीमियम ज्यादा है कम है, ये कंप्लीटली डिपेंड करती है ग्रे मार्केट के अंदर जो आईपीओ के शेयर की डिमांड चल रही है उसके ऊपर।
जितनी ज्यादा आईपीओ शेयर की डिमांड होगी उतना ही ज्यादा उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम होगा, और जितनी कम डिमांड होगी उतना ही कम उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम होगा। अब ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ये पॉजिटिव तो हो ही सकता है अगर डिमांड ज्यादा है, ये नेगेटिव भी हो सकता है अगर उसकी कोई डिमांड नहीं है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जरूरी नहीं है कि प्रीमियम वर्ड इंक्लूड है तो ये पॉजिटिव ही अमाउंट होगी, ये अमाउंट नेगेटिव भी हो सकती है। और वो क्यों? क्योंकि अगर आईपीओ के शेयर की ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड ही नहीं है तो उसकी जो प्रीमियम है वो नेगेटिव भी ट्रेड करती है। अब ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम होती है ये एक इंडिकेशन की तरह काम करती है कि मार्केट के अंदर जिस भी कंपनी को आईपीओ आने वाला है वो आईपीओ किस प्राइस पर लिस्ट हो सकता है, उसकी एक इंडिकेशन प्रोवाइड करती है ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो यहां पर ग्रे मार्केट प्रीमियम एक इंडिकेशन की तरह काम कर रही है, कोई कंफर्मेशन नहीं दे रही है कि इसी प्राइस पर लिस्ट होगा। क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत से आईपीओ हमने ऐसे भी देखे हैं जिनका ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ज्यादा चल रहा होता है, लेकिन किसी भी रीजन से किसी भी सिचुएशन के चलते वो डिस्काउंट पर लिस्ट होता है। या फिर मान लो कि ग्रे मार्केट प्रीमियम 100% चल रहा है, 150% चल रहा है, लेकिन वो उतने प्रीमियम पे नहीं कम प्रीमियम पे लिस्ट हो रहा है। या फिर ऐसा भी होता है कि बहुत से आईपीओ के केस में लिस्टिंग वाले दिन ग्रे मार्केट का प्रीमियम तो उसका चल रहा होता है डिस्काउंट पे, लेकिन लिस्टिंग जो उसकी होती है वो होती है प्रीमियम पे। तो इसलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो एक इंडिकेशन की तरह काम करता है कि आईपीओ का जो शेयर है वो किस प्राइस पर लिस्ट हो सकता है मार्केट पे, कोई कंफर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। तो इसलिए इसको इंडिकेशन की तरह ही लेके चले, एक कंफर्मेशन की तरह ना लेके चले। और आईपीओ के अंदर जो अप्लाई भी करते हो आप वो कंप्लीटली ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर डिपेंड होकर अप्लाई मत करो। 50% ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखो कि ग्रे मार्केट में किस तरीके की डिमांड चल रही है, और रिमेनिंग 50% उस आईपीओ वाली कंपनी के फंडामेंटल्स देखो, फाइनेंशियल्स देखो, उसका एनालिसिस करो, उसकी वैल्यूएशन देखो कि क्या ये सब चीजें सही है। तो इन दोनों ही चीजों के कॉम्बिनेशन के बाद जाकर आप आईपीओ के अंदर अप्लाई करो। सिर्फ ग्रे मार्केट के प्रीमियम को देख के आईपीओ में अप्लाई मत करो, क्योंकि शायद ग्रे मार्केट के अंदर आपको आईपीओ का जो शेयर है वो प्रीमियम पे ट्रेड होता हुआ दिखे, लेकिन क्या पता उसकी अपोजिट ही लिस्टिंग हो जाए, डिस्काउंट पे लिस्ट हो जाए। तो इसलिए कंप्लीटली ग्रे मार्केट के ऊपर ही सिर्फ हमें डिपेंड होकर आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ग्रे मार्केट वर्क किस तरीके से करती है, ग्रे मार्केट में ट्रेडिंग किस तरीके से होती है। तो देखो ग्रे मार्केट में बेसिकली दो तरीके से ट्रेडिंग होती है। एक होती है आईपीओ की एप्लीकेशन की ट्रेडिंग और एक होती है आईपीओ के अलॉटेड शेयर्स की ट्रेडिंग। दोनों में फर्क है। एप्लीकेशन की ट्रेडिंग हो रही है मतलब अभी आईपीओ की शेयर्स की अलॉटमेंट नहीं हुई है, और अलॉटेड शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही है मतलब आईपीओ के शेयर्स की अलॉटमेंट हो गई है। तो दोनों ही टाइप की ट्रेडिंग को हम वन बाय वन करके समझेंगे, लेकिन मैं पहले ही बता दूं दोनों ही टाइप्स की जो ट्रेडिंग होती है वो ऑलमोस्ट सेम तरीके से होती है। तो दोनों में ज्यादा आपको फर्क नहीं दिखेगा जब मैं आप लोगों को इन दोनों टाइप की ट्रेडिंग को डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आईपीओ के एप्लीकेशन की ट्रेडिंग किस तरीके से होती है। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी का कोई आईपीओ आ रहा है जिसका इशू प्राइस है 300। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि ग्रे मार्केट की जो ट्रेडिंग ओपन रहती है किसी भी आईपीओ के शेयर के लिए, वो आईपीओ के ओपनिंग डेट से अलॉटमेंट डेट तक ओपन रहती है। इन्हीं डेट के बीच में ग्रे मार्केट के दोनों तरीके की ट्रेडिंग होती है, आईपीओ की एप्लीकेशन की भी ट्रेडिंग और आईपीओ के अलॉटेड शेयर्स की भी ट्रेडिंग। तो जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया कि XYZ एक कंपनी है जो कि अपना आईपीओ ला रही है जिसका इशू प्राइस है 300। अब मान लो कि मैंने आईपीओ के अंदर अप्लाई करा, अभी एप्लीकेशन करी है, अलॉटमेंट अभी नहीं हुई है। तो आईपीओ के अंदर मैं अप्लाई कर चुका, आईपीओ क्लोज हो चुका है। अब मैंने आईपीओ में अप्लाई तो कर दिया, लेकिन मुझे ये डाउट हो रहा है कि पता नहीं अलॉटमेंट मिलेगी मुझे या नहीं मिलेगी। तो मैं क्या चाहता हूं कि मैं अपने जो आईपीओ की एप्लीकेशन है उसको बेच दूं। अब जब मैं अपने आईपीओ की एप्लीकेशन को बेचूंगा तो ये व्हाइट मार्केट में तो बिकेगी नहीं, तो मुझे जाना पड़ेगा ग्रे मार्केट में। अब ग्रे मार्केट में भी मैं डायरेक्टली बायर नहीं ढूंढ सकता, मुझे सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा एक डीलर, एक इंटरमीडिएट जो कि मेरे बिहाफ पे मेरी कंडीशंस के अकॉर्डिंग एक बायर ढूंढ के लाएगा। तो मैं एक डीलर के पास गया। अब जब मैं एक डीलर के पास गया तो मैंने उसको बोला कि ये XYZ कंपनी का आईपीओ है जिसका इशू प्राइस 300 है, इसमें मैंने आईपीओ में अप्लाई कर दिया है, लेकिन मैं अपनी इस आईपीओ की एप्लीकेशन को बेचना चाहता हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे अलॉटमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी। तो डीलर जो होगा वो मेरी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक बायर ढूंढ के लाएगा, जिसको कि हम मान के चलते हैं कि उसका नाम है ए। अब ए पर्सन जो है वो XYZ कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहता था, लेकिन वो किसी रीजन से अप्लाई नहीं कर पाया और उसको भी आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है। अब ए क्या करेगा, वो मुझसे मेरे आईपीओ की एप्लीकेशन को खरीद लेगा। अब लेकिन भले ही आईपीओ का इशू प्राइस 300 है, लेकिन मैं उसको 400 रुपए पे बेचना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि ग्रे मार्केट में उस आईपीओ की जो डिमांड है वो अच्छी खासी है। तो इसलिए मुझे पता है कि अगर मुझे शेयर मिले तो प्रीमियम पे लिस्ट हो सकता है।
तो इसलिए अगर मैं अलॉटमेंट से पहले अपने शेयर को बेच रहा हूं तो मैं थोड़े बहुत तो प्रॉफिट पे बेचूं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी इस आईपीओ की एप्लीकेशन को 400 रुपए पर शेयर के प्राइस पे बेचूंगा और ए भी खरीदने के लिए तैयार हो गया। अब ए खरीदने के लिए तैयार क्यों हुआ, 100 रुपए महंगा खरीदने के लिए तैयार क्यों हुआ? क्योंकि ए को भी कहीं ना कहीं पता है कि इस आईपीओ की जो डिमांड है वो ग्रे मार्केट में अच्छी खासी है, तो इसकी लिस्टिंग जो है वो अच्छे खासे प्रीमियम पे हो सकती है। तो अगर मैं 400 पे भी खरीदता हूं तो भी मुझे फायदा हो सकता है। तो ए भी उसको खरीदने के लिए तैयार हो गया। अब यहाँ पे देखो 3 सिनेरियो बन सकता है लिस्टिंग को लेके। 3 सिनेरियो कौन से? कि लिस्टिंग जो है वो या तो पार पे हो जाए, या प्रीमियम पे हो जाए, या डिस्काउंट पे हो जाए। अब मान के चलते कि लिस्टिंग हो गई पार पे, यानी कि 300 का इश्यू प्राइस था, 300 पे लिस्टिंग हो गई, तो यहां पे जो बायर है ए, उसको होगा नुकसान, क्योंकि उसने 300 रुपए के इश्यू प्राइस का आईपीओ जो मुझसे खरीदा है वो 400 रुपए पे खरीदा है, तो उसको बेसिकली 100 रुपए का क्या हो गया, नुकसान हो गया, और मुझे यानी कि सेलर को 100 रुपए का फायदा हो गया। अब दूसरी सिचुएशन क्या बन जाती है? दूसरी सिचुएशन बन जाती है कि मान लो प्रीमियम पे आईपीओ लिस्ट हो जाता है। अब मान लो कि आईपीओ 300 रुपए का इश्यू प्राइस था, 500 रुपए पे लिस्ट हो जाता है, तो यहाँ पे बायर को फायदा हो गया कितने रुपए का? 100 रुपए का, क्योंकि उसने 400 रुपए पे खरीदा था, 500 रुपए पे लिस्ट हो गया, तो 100 रुपए का उसको यहाँ पे फायदा हो गया। सेलर को यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, बस ये फर्क है कि अगर वो आईपीओ की एप्लीकेशन को रखता अपने पास, उसको शेयर्स अलॉट होते तो फिर उसको 200 रुपए पर शेयर का फायदा हो सकता था, लेकिन फिर भी वो 100 रुपए के फायदे में तो बैठा ही है। अब अगर हम तीसरी सिचुएशन की बात करें, तो मान लो कि आईपीओ हो गया डिस्काउंट पे लिस्ट, और डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ आईपीओ 200 रुपए पे, यानी कि 300 रुपए का इश्यू प्राइस था, 200 रुपए पे लिस्ट हो गया, 100 रुपए के डिस्काउंट पे लिस्ट हो गया। तो यहाँ पे सेलर तो रहा फायदे में, क्योंकि उसने पहले ही आईपीओ की एप्लीकेशन को बेच दी 400 रुपए में, तो सेलर तो 100 रुपए के फायदे में रहा। लेकिन जो बायर है वो हो गया नुकसान में, वो भी 200 रुपए के, क्योंकि उसने 300 रुपए की बजाय 400 रुपए का प्राइस पे करा था आईपीओ के शेयर को खरीदने के लिए, और जबकि आईपीओ लिस्ट हो गया 200 पे, तो उसको 200 रुपए पर शेयर का नुकसान हो गया। तो ये 3 अलग अलग सिचुएशंस हैं लिस्टिंग के रिगार्डिंग, जिनमें कि कभी बायर को प्रॉफिट होता है, कभी सेलर को प्रॉफिट होता है, कभी दोनों को ही प्रॉफिट हो जाता है। अब यहां पर मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो ग्रे मार्केट के अंदर आईपीओ के एप्लीकेशन की जो ट्रेडिंग हो रही है, इसकी जो सेटलमेंट होती है वो 2 तरीके से हो सकती है। या तो लिस्टिंग वाले दिन सीधा जो भी फायदा नुकसान हो रहा है जिस भी पार्टी को, वो एक दूसरे को पे ऑफ कर दें, या फिर हो क्या सकता है कि जो सेलर अपनी आईपीओ की एप्लीकेशन बेच रहा है, उसको जैसे ही शेयर्स अलॉट हो जाए, वो अपने अलॉटेड शेयर्स बायर के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। तो इन दोनों तरीकों से यहाँ पे आईपीओ एप्लीकेशन की सेटलमेंट होती है, आईपीओ एप्लीकेशन की ट्रेडिंग की सेटलमेंट होती है। अब जो दूसरे टाइप की ट्रेडिंग है वो है आईपीओ के अलॉटेड शेयर्स की ट्रेडिंग, जो कि ऑलमोस्ट सेम है आईपीओ के एप्लीकेशन की ट्रेडिंग की तरह। एग्जाम्पल हम सेम ही लेंगे, XYZ कंपनी का आईपीओ है, 300 रुपए का इश्यू प्राइस है। अब मान लो कि मैंने अप्लाई करा, मुझे शेयर्स अलॉट भी हो गए, लेकिन मैं आईपीओ के अलॉटेड शेयर्स को होल्ड नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं लिस्टिंग का रिस्क नहीं लेना चाहता। क्योंकि क्या पता अभी मुझे ग्रे मार्केट के अंदर XYZ कंपनी का आईपीओ अच्छे खासे प्रीमियम पे ट्रेड होते हुए दिख रहा है, लेकिन किसी मार्केट कंडीशन के चलते, मार्केट सिचुएशन के चलते वो प्रीमियम सारी खत्म हो जाए और XYZ कंपनी का जो आईपीओ है वो डिस्काउंट पर लिस्ट हो जाए। तो इसलिए मैं वो आईपीओ की लिस्टिंग का रिस्क नहीं लेना चाहता। तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं अपने इस अलॉटेड शेयर्स को पहले ही, लिस्टिंग से पहले ही बेच देना चाहता हूं। तो अगेन मैं क्या करूंगा, मैं ग्रे मार्केट के अंदर किसी डीलर को ढूंढूंगा, जिसको कि मैं बोलूंगा कि मैंने XYZ कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करा था, 300 रुपए का इश्यू प्राइस है, मुझे अलॉटमेंट मिल चुकी है, लेकिन मैं लिस्टिंग का रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं अपने इन शेयर्स को बेच देना चाहता हूं 400 रुपए के प्राइस पे, क्योंकि मैं ऑब्वियसली बात है कुछ प्रॉफिट पे बेचूंगा। तो 400 रुपए पर शेयर के प्राइस पे मैं अपने इन शेयर्स को बेचना चाहता हूं। और वहीं दूसरी तरफ मान लो कोई बायर ए है, जिसको उसी आईपीओ के शेयर को खरीदना है लिस्टिंग से पहले, जो कि आईपीओ के अंदर अप्लाई नहीं कर पाया था किसी भी रीजन की वजह से। तो डीलर क्या करेगा, उस ए पर्सन को मेरे पास लेके आएगा, मैं क्या करूंगा, उसको 400 रुपए का प्राइस ऑफर करूंगा। अब ए पर्सन उस 400 रुपए के प्राइस को तभी एक्सेप्ट करेगा जब उसको खुद को पता होगा कि इस कंपनी का जो आईपीओ की लिस्टिंग है वो 400 रुपए से भी ऊपर हो सकती है। अब मान लो कि उसको लग रहा है, ए पर्सन को, जो बायर है, उसको लग रहा है कि 400 के ऊपर की लिस्टिंग हो सकती है, तो उसने खरीद लिया। तो यहाँ पे भी 3 सिनेरियोस बन जाएंगे, 3 सिचुएशंस बन जाएंगी लिस्टिंग के रिगार्डिंग। पार पे लिस्ट होता है, प्रीमियम पे लिस्ट होता है, या डिस्काउंट पे लिस्ट होता है। अब अगर मान लो पार पे लिस्ट हुआ, यानी कि 300 के प्राइस पे ही लिस्ट हुआ, तो सेलर तो फायदे में रहा 100 रुपए के, क्योंकि उसने 300 रुपए के इश्यू प्राइस वाले आईपीओ के शेयर को 400 रुपए पर शेयर में बेच दिया, तो वो तो 100 रुपए के फायदे में रहा। लेकिन यहाँ पे बायर को 100 रुपए का नुकसान हो गया, क्योंकि उसने उसी के लिए 400 रुपए पे करे थे और वो 300 पे लिस्ट हुआ, तो उसको 100 का नुकसान। अगर मान लो कि प्रीमियम पे लिस्ट होता है, यानी कि 300 का इश्यू प्राइस है, 500 पे लिस्ट होता है, तो यहाँ पे बायर को 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि उसने 400 रुपए पे करे थे, 500 पे लिस्ट हो गया, तो 100 रुपए का प्रॉफिट। और सेलर तो ऑलरेडी 100 रुपए के प्रॉफिट में है ही, क्योंकि उसने 300 रुपए के बदले 400 रुपए का ऑफर दिया था और 400 रुपए उसको मिले भी।
अब अगर मान लो डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ, तो डिस्काउंट के केस में सेलर तो ऑलरेडी प्रॉफिट में, क्योंकि उसने 300 रुपए के इश्यू प्राइस के आईपीओ के शेयर को 400 में बेचा, तो सेलर तो ऑलरेडी प्रॉफिट में 100 रुपए के, लेकिन बायर यहाँ पे नुकसान में, और वो भी 200 रुपए पर शेयर के, क्योंकि एक तो उसने 300 रुपए के इश्यू प्राइस वाले शेयर के बदले 400 रुपए का प्राइस दिया, और ऊपर से उसकी जो लिस्टिंग हुई वो 300 पे भी नहीं हुई, वो 200 पे हुई और 100 रुपए नीचे, तो यहाँ पे 400 रुपए का प्राइस पे करके उसको 200 रुपए मिल रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो उसको नुकसान हुआ वो 200 रुपए पर शेयर का हुआ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि दोनों ही टाइप की जो ट्रेडिंग है, यानी कि आईपीओ एप्लीकेशन की ट्रेडिंग और अलॉटेड शेयर्स की ट्रेडिंग, दोनों ही टाइप की जो ट्रेडिंग है वो ऑलमोस्ट सेम है, और जो लिस्टिंग वाले दिन डिफरेंट टाइप की हमें सिचुएशन देखने को मिलती है, वो सिचुएशन भी दोनों टाइप की ट्रेडिंग के अंदर सेम ही है। तो बेसिकली इस तरीके से जो ग्रे मार्केट होती है वो वर्क करती है, ग्रे मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग है वो होती है। अब हम बात करते हैं कि ग्रे मार्केट के नुकसान क्या है। देखो, फायदे की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि फायदे इसके है ही नहीं सही मायने में, तो इसलिए हम सीधा नुकसान की बात करते हैं। तो मेनली दो नुकसान है ग्रे मार्केट के। तो पहला नुकसान तो यह है कि ग्रे मार्केट के अंदर हर कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकता, हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता ग्रे मार्केट के अंदर। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ग्रे मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग होती है वो एक क्वांटिटी या दो क्वांटिटी के अंदर नहीं होती, वो लॉट में होती है। और वो जो लॉट की क्वांटिटी होती है, वो जो लॉट का साइज होता है, वो भी कोई छोटा मोटा नहीं होता, बड़ा साइज होता है लॉट का, एक एक लॉट का। तो इसलिए जिनके पास बहुत पैसा है सिर्फ वो ही ग्रे मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं आईपीओ के शेयर्स की, हर कोई नहीं कर सकता। तो पहला नुकसान तो हुआ ये कि ग्रे मार्केट के अंदर हर कोई एक्सेस ही नहीं कर सकता। दूसरा नुकसान क्या है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट नुकसान है ग्रे मार्केट के अंदर ट्रेड करने का, वो ये कि ग्रे मार्केट के अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होती, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं होती इसको कंट्रोल करने के लिए। तो इसलिए ग्रे मार्केट के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है, सब भरोसे पे होती है, सब कैश में होती है। तो अगर मान लो कि बायर को, अगर मान लो किसी सिचुएशन में नुकसान हो रहा है, तो बायर अपनी बात से मुकर सकता है कि मैं बाय नहीं कर रहा शेयर्स को। या फिर मान लो किसी सिचुएशन में सेलर को नुकसान हो रहा है, तो सेलर अपनी बात से मुकर सकता है कि मैं सेल नहीं कर रहा अपने शेयर्स को। या फिर कभी कभी तो डीलर भी यहां पर घपलेबाजी कर सकते हैं। तो इसलिए ग्रे मार्केट के अंदर सारा जो खेल चल रहा है वो सिर्फ भरोसे पे चल रहा है, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग भरोसा तोड़ना आज के टाइम पे कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए ग्रे मार्केट के अंदर इन दो नुकसानों के चलते, इन दो डिसएडवांटेजेस के चलते, मेरे अकॉर्डिंग तो किसी को भी ग्रे मार्केट के अंदर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ग्रे मार्केट के अंदर काम नहीं करना चाहिए। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और आज की ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव साबित हो। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।